हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी का आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। 41 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 41 क्वेश्चन तक आज उससे आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी 42 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि संसद के द्वारा। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, मूल संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। मूल संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा आर्टिकल 338 ए के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 338 ए के माध्यम से, ये भी आपको ध्यान रखना है, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। तो हमारा सही आंसर है, केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक यानी डोमेस्टिक सिस्टेमेटिक इम्पोर्टेंस बैंक के रूप में नामित करता है? इनमें से कौन है जो भारत में किसी बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करता है? ऑप्शन है ए, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी, भारतीय बैंक संघ, और ऑप्शन डी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई भारत में किसी बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा हैं? इनमें से कौन से अधिकार आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत आते हैं? नंबर 1 है, किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार। तो बिल्कुल है, किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है। दूसरा है, विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये भी हिस्सा है। 3 है, मौन रहने की स्वतंत्रता। मौन रहने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसका हिस्सा है, ना कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का। तो ये हमारा गलत है। और नंबर 4 है, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार। तो ये भी हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है। तो आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार में आते हैं किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार। ये तीनों ही अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा हैं। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमें बताना है कि इनमें से शिक्षा के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, इसे शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया था। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार को जो संविधान में शामिल किया गया था वो किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, जबकि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2009 में। तो शिक्षा के अधिकार को संविधान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के पहले ही जोड़ दिया गया था।
इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है 86वें संविधान से पहले यानी 86वें संशोधन से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन से पहले संविधान के भाग 4 के तहत आर्टिकल 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया है आर्टिकल 21A के तहत, उसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। तो कथन 3 भी हमारा गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है, यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 21A के माध्यम से शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया है उसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और ये प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें बताना था कि शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है उसके संबंध में हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक 2 बार की गई है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक 3 बार हो चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कथन नंबर 2 है, राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा में चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में की गई थी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा की गई थी वो की गई थी अक्टूबर 1962 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा, जो वर्तमान अरुणाचल प्रदेश है, उस पर चीनी आक्रमण के कारण। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा 1975 में की गई थी। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा 1971 में की गई थी पाकिस्तान के आक्रमण के कारण। तो कथन 3 भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, गणतंत्र शब्द जर्मन संविधान से लिया गया है। तो ये कथन हमारा गलत है। हमारी प्रस्तावना में जो गणतंत्र शब्द है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ना कि जर्मन के संविधान से। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संविधान से अपनाया गया है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। हमारी प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों का समावेश किया गया है उसे सोवियत संविधान से अपनाया गया है। इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निकायों या संस्थाओं में से किस या किन का लेखा परीक्षण पूर्णतः और प्रत्यक्षतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के द्वारा किया जाता है। यानी इनमें से किन संस्थाओं का लेखा परीक्षण पूर्णतः और प्रत्यक्षतः नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 है भारतीय रिजर्व बैंक, नंबर 2 है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, नंबर 3 है भारतीय जीवन बीमा निगम और नंबर 4 है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसमें से जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग है केवल उसका लेखा परीक्षण ही पूर्णतः और प्रत्यक्षतः नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के द्वारा किया जाता है। बाकी भारतीय रिजर्व बैंक,
भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक के लेखा परीक्षण के लिए जो लेखा परीक्षण का काम किया जाता है वो निजी लेखा परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लेखा परीक्षण का कार्य पूर्णतः और प्रत्यक्षतः कैग के द्वारा किया जाता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, इनके लेखा परीक्षण का कार्य निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेष अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं। यानी कौन से अधिकार हैं या कौन से विशेष अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को संविधान के तहत प्रदान किए गए हैं। नंबर 1 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 15 के तहत धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को ये अधिकार नहीं दिया गया है। नंबर 2 है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये सभी अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत हैं और ये अधिकार भी केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को ये अधिकार नहीं है। नंबर 3 है उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का अधिकार। तो ये अधिकार भी भारत के नागरिकों को दिया गया है। कुछ मामलों में जो सार्वजनिक नियुक्तियां हैं उनमें सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों में अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही दिया गया है। नंबर 4 है संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। ये अधिकार भी केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को ये अधिकार नहीं है। यानी चारों ही अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 सही हैं, सारे ही बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशेष दिन, मान लीजिए कि किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन है ए केवल 75 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है, ऑप्शन बी मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत के साथ पारित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी न्यूनतम 100 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है और ऑप्शन डी कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या होती है 245, जो वर्तमान में कुल सदस्य संख्या है 245, और राज्यसभा में आर्टिकल 368 के तहत किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। भले ही किसी विशेष दिन, भले ही उस दिन जिस दिन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पारित होना हो, भले ही उस दिन राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित हुए हों, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को तो उन 150 सदस्यों में से भी 123 सदस्यों के समर्थन के द्वारा ही पारित किया जाएगा। यानी संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा में भले ही 150 सदस्य उपस्थित हों, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है समिति और दूसरी तरफ है उनके अध्यक्ष। हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये गलत सुमेलित है, ना कि सरदार पटेल। और नंबर 3 है प्रांतीय संविधान समिति।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी हमारा गलत सुमेलित है, ये आगे पीछे दिए हुए हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा सही आंसर होगा केवल एक युग में सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक दिए गए हैं, भारतीय संविधान के द्वारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 29 का जो दायरा है वो केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। कथन नंबर 2 है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। कथन नंबर 2 है, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जैसे ही कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में ही मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। कथन नंबर 2 है, यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। अगर पहले से ही किसी मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नंबर 1 है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नंबर 2 है, इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। तो ये कथन हमारा गलत है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के समान होता है, ना कि राज्य मंत्री के। इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता या तो नीति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है या फिर उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। इसलिए हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कथन नंबर 1 है, राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कथन नंबर 3 है, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है हमें, वो मिलता है अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है, इसलिए कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत में गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज की प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। कथन नंबर 2 है, पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। भारत में पिछले 2 दशकों के दौरान मोटे अनाज का उत्पादन कम हुआ है। हमारा सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, बार बार चीज़ों को रिकॉल कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।